हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि CDP के पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये सितंबर 2016 वाला पेपर है। तो इसमें CDP के जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ये सभी पेपर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पहला विकल्प लिखा है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तीसरा है, पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय को अपने आप समझा जाना चाहिए। और चौथा है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि विकल्प में दंड, रटना, याद करना, श्रेणियों में विभाजित करना, बच्चों को इस तरीके के विकल्प हों तो आप उनको पहले ही काट दीजिए। जैसे कि इसमें लिखा है दंड का प्रयोग करना, ये गलत है। पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। याद करने वाला तो अपने आप ही गलत हो गया। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षक और क्या क्या कर सकते हैं? उदाहरणों के माध्यम से छात्र आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए उन्हें कई तरह के उदाहरण देने हैं। इसके अलावा तार्किक समस्या समाधान कौशल विकसित करें, समस्याओं को परिभाषित करें, वर्गीकरण करें। यानी समस्या को परिभाषित करेंगे, बच्चे समझेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो यह संप्रत्यात्मक विकास को बढ़ावा देगा। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। पहला विकल्प है, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। दूसरा है, जहां शिक्षक सारे अधगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तीसरा है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे नए अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। और चौथा विकल्प लिखा है, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, तो वह वातावरण बताना है। तो पहले में लिखा है, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, ये गलत है। मूल रूप से पढ़ने, लिखने और संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही बल देना बच्चों के सीखने, प्रभावी ढंग से सीखने के वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो पहला विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा लिखा है, जहां शिक्षक सारे अधगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। बाल केंद्रित शिक्षा है, विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षक को पढ़ाना है, शिक्षक सुगम करता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है, जो शिक्षक जो है सारे अधगमों में आगे होगा और विद्यार्थी जो है निष्क्रिय रहेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है कि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, यानी कि उन्हें महत्व दिया जाता है, तो ऐसे वातावरण में बच्चे प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं। और चौथे में लिखा है कि शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि शिक्षक का कर्तव्य सुगमकर्ता का है, अधिकार देने का नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों के अनुसार शिक्षक को पढ़ाना है, अपने अनुसार नहीं, तो ये भी गलत है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ते हुए देखता है और कहता है, एक पक्षी
इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला विकल्प लिखा है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। दूसरा है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसमें बताना है कि कौन से सही हैं। तो खिड़की से बच्चा एक कौवे को उड़ते हुए देखता है और कहता है कि एक पक्षी। तो बच्चे में जो है, बच्चे की जो स्मृतियां हैं वह पहले से भंडारित हैं, यानी वह पक्षी के बारे में जानता है कि पक्षी के पंख होते हैं, वह आकाश में उड़ता है। और दूसरे में लिखा है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, तभी बच्चा कह रहा है कि एक पक्षी, तभी तो उसने कौवे के देखकर कहा, क्योंकि वह पक्षी के बारे में जानता है। ए और बी सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। बिल्कुल कर लिया है। ए बी सी इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? पहला विकल्प है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। दूसरा लिखा है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तीसरा है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। और चौथा है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तो शिक्षिका को क्या करना है? अपने विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो उसे कौन सा वाक्य कहना चाहिए? बच्चों को प्रलोभन देना, इनाम देना, इस तरीके से बच्चों को लालच देना, ये सब कुछ गलत होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में लिखा है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि इससे बच्चे को प्रोत्साहन मिल रहा है, उसका हौसला बढ़ रहा है कि यदि वह कोशिश करेगा तो वह सीख जाएगा और आसानी से कर पाएगा। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? जैसा प्रश्न पहला था वैसा ही ये भी प्रश्न है। लिखा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। दूसरा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। तीसरा है उनमें चिंता और डर पैदा करके। और चौथा है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। तो जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया है, इनाम का प्रलोभन देना, डर पैदा करना, रटने के लिए कहना, उनमें प्रतियोगिता उत्पन्न करना, ये सब विकल्प यदि हों तो आप पहले ही काट दीजिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। पहला विकल्प है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। दूसरा है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तीसरा है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। और चौथा है रट कर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। अब आप विकल्प पढ़कर उत्तर पता कर लिया होगा आपने कि कौन सा उत्तर होगा। दंडात्मक उपाय, दंड तो देना ही नहीं है, परीक्षा के अंत में अच्छे नंबर पा सकें। तो शिक्षा पाने का उद्देश्य सिर्फ नंबर पाना नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। रट कर पहले ही काट दीजिए, जिसमें रटना अटना लिखा हो। रटना है, याद करना है, श्रेणियों में बांटना बच्चों को, दंड का प्रयोग करना, प्रलोभन देना, लालच देना, इस प्रकार के विकल्प नहीं होते हैं उत्तर, तो आप इनको पहले ही काट दीजिएगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? पहला विकल्प है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। दूसरा है प्रतियोगितात्मक कक्षा। तीसरा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। और चौथा है शारीरिक दंड। तो अभी जो मैंने बताया
उससे आपने उत्तर पता कर लिया होगा यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रतियोगिता नहीं करनी है, तुलना नहीं करनी है, दंड तो देना ही नहीं है, इसीलिए ये तीनों ही गलत। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। पहला विकल्प है सिर से पैर की ओर, दूसरा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर और चौथा है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो सिरा पदाभिमुख यानी सिर से पैर की ओर, इसका मतलब ही होता है सिर से पैर की ओर। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला विकल्प है वयस्कावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बचपन का समय, तीसरा है जन्म पूर्व का समय और चौथा है मध्य बचपन का समय। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है वह है प्रारंभिक बचपन का समय, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। पहला विकल्प है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, दूसरा है अनुशासन और पौष्टिकता, तीसरा है आनुवंशिकता और पर्यावरण और चौथा है वृद्धि और विकास। तो प्रश्न में लिखा है कि लड़की के माता पिता खेल क्षेत्र से हैं, यानी दोनों ही खिलाड़ी हैं और उसने कोचिंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी जो क्षमताएं हैं आनुवंशिकता और वातावरण पर निर्भर करेंगी। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। पहला विकल्प है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, दूसरा विकल्प है परिवार और रिश्तेदार, तीसरा है परिवार और पास पड़ोस और चौथा है विद्यालय और पास पड़ोस। तो सामाजिकरण के मुख्य वाहक होते हैं परिवार और परिवार के सदस्य। इसमें गौण पूछे गए हैं तो विद्यालय और पास पड़ोस। चौथा विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर, क्योंकि ये सामाजिकरण के गौण वाहक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। पहला विकल्प है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, तीसरा है संतुलन और चौथा है सामाजिक अन्योन क्रिया। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन क्रिया, क्योंकि बच्चे जो हैं अब समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। लिखा है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। पहला लिखा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, दूसरा है कानून और व्यवस्था, तीसरा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन और चौथा है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो इसमें लिखा है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो इसमें दंड से संबंधित कोई भी बात नहीं कही गई। सामाजिक संकुचन अनुकूलन ये भी नहीं, कानून और व्यवस्था ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया है कि ऐसा करना है, ये कानून के अनुसार सही है या गलत है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। और कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। पारंपरिक,
पहला है पारंपरिक नैतिकता, स्तर 1 है, स्तर 2 है पारंपरिक और स्तर 3 है उत्तर पारंपरिक। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला विकल्प है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, दूसरा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, तीसरा है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन और चौथा है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जीन पियाजे ने क्या बताया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं और वह मानते हैं कि एक बच्चे का जो दिमाग है बचपन से किशोरावस्था तक विचार के चरणों से होकर गुजरता है। तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया है और आपको डिटेल में ये टॉपिक पढ़ने भी हैं। अगला प्रश्न लिखा है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पहला विकल्प है सामीकरण और संशोधन के रूप में, दूसरा है समावेशन और समायोजन के रूप में, तीसरा है समायोजन और अनुकूलन के रूप में और चौथा है समावेशन और अनुकूलन के रूप में। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, समावेशन और समायोजन के रूप में। ये आपको समझ में आएगा आप डिटेल में जब पढ़ेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आपको डिटेल में पढ़ना है और पढ़ के ही जाना, उससे प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो पहला विकल्प है समावेशन को हतोत्साहित करते हैं, दूसरा है आवृत्ति को बढ़ावा देता है, तीसरा है खोज को प्रोत्साहन देता है और चौथा है नियामक है। तो किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि पहला विकल्प है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, दूसरा है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, तीसरा है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों और चौथा है बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, क्योंकि बुद्धि जो है सूचनाओं को समझने, अवधारणाओं को समझने और समस्या के समाधान की क्षमता के रूप में परिभाषित की जाती है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, कोई 5 साल की लड़की टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। दूसरा है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तीसरा है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे और चौथा है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। तो बच्ची क्या कर रही है? टी शर्ट तह कर रही है और अपने आप से बात कर रही है। तो लड़की जो व्यवहार प्रदर्शित कर रही है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंग है।
पहला विकल्प है सहज गुण, दूसरा है सामाजिक संरचना, तीसरा है जैविक सत्ता और चौथा है शारीरिक संरचना। तो लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? पहला लिखा है तथ्यों पर आधारित प्रत्याय स्मरण के प्रश्न, दूसरा है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, तीसरा है सहयोगी प्रोजेक्ट और चौथा है मानकीकृत परीक्षण। तो एक शिक्षक के रूप में आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को वरीयता देंगे? लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में यदि आप दृढ़ विश्वास रखते हैं। तो इन्होंने बताया है कि बच्चे जो हैं समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि? पहला विकल्प है बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, दूसरा है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, तीसरा है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों और चौथा विकल्प है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो कठोर नियम नहीं बनाना है, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों ये भी नहीं होगा, अंकों के आधार पर बच्चों को अलग और नामित ये तो करना ही नहीं है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। यानी बच्चों के विचारों को भी तो समझिए, बच्चे आखिर क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके विचार क्या हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? पहला विकल्प है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, दूसरा है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, तीसरा है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो और चौथा है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को ही प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यानी फीडबैक। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। पहला विकल्प है अनुमति परक, दूसरा है सुविधादाता, तीसरा है सत्तावादी और चौथा है अधिनायकीय। तो मैंने आपको बताया है कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की है, सुविधा प्रदाता की है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, पहला विकल्प है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, दूसरा है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, तीसरा है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं और चौथा है का एकमात्र निर्धारक होती हैं। तो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, पहला विकल्प है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, दूसरा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, तीसरा है एक काल्पनिक लक्ष्य है और चौथा है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण
विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। पहला विकल्प है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। दूसरा गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तीसरा विकल्प है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। और चौथा है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो यदि किसी कक्षा में विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह जो कक्षा है अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा। पहला विकल्प है, यानी बच्चा जो है उसे सुनाई नहीं देता है, सुनने में असमर्थ है। तो लिखा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। दूसरा है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तीसरा है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। और चौथा है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यदि बच्चा सुनने में असमर्थ है तो वह नियमित विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है यदि उसे सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में यही तो बताया गया है कि सभी को समान रूप से शिक्षित करना है, सुविधाएं उपलब्ध करानी है, बच्चों के लिए साधन उपलब्ध कराने हैं ताकि बच्चे सीख सकें यदि कोई बच्चा इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? पहला विकल्प है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। दूसरा है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तीसरा है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। और चौथा विकल्प है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं इनमें क्या होता है, तथ्यों की सहज प्रतिधारण क्षमता होती है, उच्च कोटि की बौद्धिक जिज्ञासा होती है, जानकारी प्राप्त करने में उच्च गति होती है और उन्नत तार्किक और रचनात्मक सोच इनमें होती है। लेकिन यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। यदि उन्हें बार बार सरल कार्य दे दिया जाए तो बच्चे ऐसे कार्य से ऊब जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। पहला विकल्प है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। दूसरा है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तीसरा है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। और चौथा है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो शिक्षिका जो है प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं यदि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित किया जाए। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो विषय वस्तु को यदि विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़ा जाए तो विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीखेंगे। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला विकल्प लिखा है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा है बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। और चौथा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता है, ये नन्हे वैज्ञानिक या नन्हे अन्वेषक भी कहे जाते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो BCD इसमें सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो पेपर था ये सितंबर 2016 वाला था। 2016 में 3 पेपर हुए, फरवरी में, मई में और सितंबर में।
तो तीनों के ही CDP के क्वेश्चन मैंने करवा दिए और मैं एक भी पेपर नहीं छोड़ रही हूँ बीच में। जिस प्रकार से क्रम में पेपर हुए हैं उसी क्रम से मैं आप लोगों के सॉल्व करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2018 वाले पेपर के साथ। और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, अब तक मैंने जितने भी पेपर के CDP के क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।